हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से लेकर आए हैं। आज हमारा जो पूरा सेशन है वो सॉइल पर होने वाला है। सॉइल में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ मिलता है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इस सारी बातों के बारे में इस पूरे सेशन में चर्चा होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ, यानी भारत की हम सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम किन किन बिंदुओं पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। हमारा सेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा आपकी मृदा की परिभाषा से। जो मृदा की परिभाषा है वो क्या होगी, हम इससे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम मृदाओं का वर्गीकृत के बारे में पढ़ेंगे, यानी मृदाओं को जो कितने भागों में बांटा गया है, इनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मृदा का निर्माण की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है, यानी जो हमारी मृदा है वह किस प्रकार से बनती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हमारा आएगा कि मृदा के 4 अवयव कौन से होते हैं। मृदा के 4 अवयव की बात करें कि मृदा किन किन कंपोनेंट से बनी होती है, इन सारी बातों के बारे में हम इसमें वीडियो में जानेंगे। और लास्ट हमारा होगा कि मृदा के परतों के बारे में, यानी मृदा के कितने लेयर्स होते हैं, यानी सॉइल के जो लेयर्स होते हैं वो कितने भाग में डिवाइड होते हैं और हर एक जो लेयर का जो पार्ट होता है वो किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना सेशन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट 6th to 12th एनसीईआरटी हम आपको इस पूरे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो जियोग्राफी में हम 6 to 12 जितने जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं उन सारे जियोग्राफी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। और भारत की मिट्टियाँ ये है हमारा भारत, और भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो हमारा आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टियाँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहली जो हमारी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टियाँ। दूसरा हमारा आता है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, काली के अलावा हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक सॉइल। थर्ड हमारा आता है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। फोर्थ हमारा लैटेराइट मिट्टियाँ आता है। फिफ्थ पर्वतीय, और सिक्स्थ शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, और 8th जो 7th है हमारा लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। और हमारा जो लास्ट एंड 8th मिट्टी रहेगा वो किस पे रहेगा, वो दलदल युक्त मिट्टियाँ रहती हैं। तो ये थी हमारी मिट्टी के प्रकार। इन सारी मिट्टियों के बारे में हम पार्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो सारी मिट्टियों को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पूरे पार्ट जो वीडियो के पार्ट रहेंगे आप उनको कंप्लीट देखिएगा। ये था आपका पहला, ये रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्या जानेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पढ़ने से पहले, मिट्टी के प्रकारों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि मिट्टी होती क्या है। क्योंकि पहले तो आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसके प्रकार पढ़ रहे हैं, जब आप उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन और कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी की परिभाषा जानते हैं। मिट्टी की परिभाषा क्या होती है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, मृदा एक नेचुरल है, यानी मृदा को यह मानवीय रूप से कृत नहीं है। यानी मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। जब चट्टानों में अपक्षय क्रिया होती है, जब अपक्षय क्रिया मैं बता दूं, अपक्षय क्रिया या अपर्दन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अपर्दन क्या क्रिया एक जगह से दूसरे स्थान पर होती जाती है, लेकिन अपक्षय वह उसी स्थान पर चट्टानों के विघटन से जो रेगुर या भुरभुरी चट्टानें मिलती हैं हम उन्हें ही अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो अपक्षय की क्रिया, जब चट्टानों में अपक्षय की क्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जिसके लाक्षणिक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण होते हैं। जिसके जो मिट्टी के जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, भौतिक होंगे, रासायनिक होंगे और जैविक गुण होते हैं, तथा जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। तो सभी लोगों को पता है कि अगर पौधों को विकास करना है तो उसके लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। पौधे बिना मिट्टी के विकास नहीं कर सकते। तो जो हमारी मृदा है वो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करती है, एक माध्यम प्रदान करती है। क्लियर हुआ इतना। सॉइल इज मेड अप मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आएगा, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, वाटर एंड एयर क्या है, मैंने क्या बोला, सॉइल किससे किससे बना है, मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स इज लिविंग और नॉन लिविंग से दोनों इंक्लूड रहता है, वाटर एंड एयर। ये थी हमारी सॉइल्स के कंपोनेंट। सॉइल इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर एंड सेम थिंग यहाँ पर भी आपको लिखी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी सॉइल की डिफिनेशन।
फटाफट अपने नोट डाउन कर लीजिए सॉइल की डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की मृदा यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया की। हमारी जो भारत की मृदा है यानी भारत में जो जो मिट्टियाँ पाई जाती है उनकी बात करते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है। अब हमारी पृथ्वी ये हो गई हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है यानी जहाँ आप चल रहे हैं, आज खेल रहे हैं, जो परत क्या कहलाती है, वो परत में जो कण आपको दिखते हैं वो क्या कहलाता है, वो मृदा कहलाता है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए माध्यम का कार्य करती है। मैंने अभी बताया पौधों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ पर मिट्टी होनी चाहिए। आप याद करिए, जहाँ पर मिट्टी नहीं होती वहाँ पर पौधों का विकास कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो पौधों के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो मृदा क्या है, मृदा का जो फॉर्मेशन है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें उसके साथ ही वायु, जल तथा अनेक सजीवों से मिलकर बनती है। मृदा का निर्माण की बात करें तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कार्बनिक, अकार्बनिक, वायु, जल तथा अनेक सजीवों से मिलकर बनी होती है। क्लियर हुआ इतना बात। मृदा का निर्माण मूलतः शैल, जलवायु, सजीवों, समय तथा स्थलाकृति के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब मृदा के निर्माण की बात करते हैं तो मृदा का निर्माण होता कैसे है। आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम जिस मृदा की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि उस मृदा का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तब तो हम उसके प्रकार और उसकी उपयोगिता के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो यह मूलतः शैल जो होते हैं, शैल, जलवायु, सजीव, समय तथा स्थलाकृति के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप में होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू अभी दे रही हूँ। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैविक उत्पादों की मात्रा मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। अब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो जैविक उत्पाद हैं उसके उत्पादों की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, मृदा पर निर्भर करेगी। अगर हमारी मृदा अच्छी गुणवत्ता वाली होगी तो जो पौधों का उत्पादन है, जो वहाँ पे फसलें हम लगाएंगे उनका जो उत्पादन है वो कैसे होगा, वह ज़्यादा होगा। परंतु मानवीय क्रियाएं मृदा अपरदन तथा उर्वरता ह्रास जैसी विश्वव्यापी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अब क्या मानवीय क्रियाएं कौन सी, जैसे हमें कहीं पर हमारा खेत है और हमें वहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। अब हम क्या करेंगे, उस खेत को नष्ट करके हम वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, मृदा का हमने ह्रास किया। ठीक है, उसके साथ ही जो जब तेज वर्षा होती है, अत्यधिक या फिर बाढ़ का कोई भी कंडीशन होता है, तब क्या होती है, एक जगह की मृदा दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, तो वहाँ से भी क्या होता है, मृदा का ह्रास होता है। तो मानवीय क्रियाएं अपरदन तथा उर्वरता ह्रास जैसी विश्वव्यापी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ें। अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1956 में 1956 में भारतीय मृदाओं को अनेक प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अखिल भारतीय मृदा एवं भू सर्वेक्षण उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा। ये संगठन क्या करता है, ये संगठन मृदा के ऊपर काम करता है। तो इसने क्या किया, 1956 में मृदा को वर्गीकृत करने की कोशिश की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा वर्ष 1986 यानी 1986 में भारत की मृदा को 8 समूहों में बांटा गया है। यानी हम बात करें कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, तो हमें किसने बताया, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जिसमें कौन सी 8 प्रकार की मिट्टियों को देखते हैं। हमारी जो पहली मिट्टी है वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी हमारी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल कहलाएगी। थर्ड हमारी लाल मिट्टी, फोर्थ पर्वतीय मिट्टी कहलाएगी। फिफ्थ हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, 6 लैटेराइट और 7th पिट या दलदली क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो पिट या दलदली मिट्टी कहलाती है। और हमारा 8th एंड लास्ट मिट्टी कहलाएगा लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। तो ये थी हमारी 8 मिट्टियाँ, जिसे किसने बताया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में हमें बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं 8 मिट्टियों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है।
अब जानते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि हम सबसे पहले तो हम टॉपिक क्या है हमारा मृदा है, और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, तब उसके बाद उसकी बाकी चीज़ों के बारे में, उसमें अवयव कौन से होते हैं, घटक कौन से होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम अपक्षय की क्रिया प्रक्रिया से शुरू होती है। मैंने अभी आपको बताया अपक्षय क्या होता है। अपक्षय की क्रिया उसी स्थान पर होती है। समझ लीजिए एक बड़ा सा चट्टान है और यह किसी स्थान पर रखा हुआ है। अपक्षय समय के अनुसार होता है। समय के जैसे जैसे समय बढ़ता है अपक्षय क्रिया उस चट्टान में होती जाती है। इसमें क्या होता है, समय के साथ इसमें चटकन पड़ती जाती है। चटकन पड़ी, चटकन कैसे पड़ी, वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद धूप हुई, और इन सारी प्रोसेस के बाद क्या हुआ, चट्टानों में चटकन आने लगती है। चटकन आने के बाद यह चट्टान धीरे धीरे, जब चट्टान की ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी जो चट्टान की ऊपरी परत होगी वो धीरे धीरे भुरभुरी होकर या फिर छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है, और ये टूटकर कहाँ गिरती है, जमीन पर गिरती है। तो यह चट्टान एक बड़े चट्टान से कुछ दिनों बाद क्या होगा, छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो चट्टान, तो हमारी मृदा के निर्माण की प्रक्रिया हो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, अपक्षय से। क्लियर हुआ अपक्षय क्या होता है। अपक्षय या अपर्दन के कारकों को चट्टानों में विघटन होता है। अब मैंने बताया अपक्षय जो होता है, अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, चट्टानों में विघटन, यानी वो एक बड़े भूभाग से, एक बड़े आकार से छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंतः परिवहन खनिज एवं जीव उत्पादों युक्त मृदा का निर्माण होता है। अब ये बड़ी चट्टान छोटे छोटे भागों में टूट गई। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इन चट्टानों के कणों के बीच हवा भी जा सकती है, जल भी जा सकती है, ठीक है, जल भी जा सकता है। इनमें बहुत सारे जैविक क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो इन जैविक, एक समय के बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जाती है, और एक समय के बाद क्या होगा, यह जो चट्टान के कण हैं यह मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समझ में आया मृदा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसमें अपक्षय या अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय या अपर्दन की क्रिया होने के बाद ये बड़ी चट्टान छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित होगी, और जब ये परिवर्तित हो जाएगी छोटे छोटे कणों में, तो इसके क्या होगा, इसमें जल और वायु, जैविक क्रिया, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, और इन चीज़ों के बाद, इस प्रक्रिया के बाद ये जो चट्टान के कण होते हैं यह मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब डिटेल से आप अपक्षय को देखिए। ये आपको बड़ी चट्टान दिख रही होगी, यह चट्टान, इस चट्टान में क्या हुआ है, अपक्षय की क्रिया कैसे हुआ है। यह एक बड़ी चट्टान, ठोस चट्टान हो रही होगी, लेकिन इसमें समय के साथ अपक्षय की क्रिया होते होते यह छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर यह कैसी हो गई है, यह इसका जो ऊपरी परत है यह विघटित हो गया है। क्लियर हुआ। अपक्षय वह प्रक्रिया है, परिभाषा अगर किसी को परिभाषा नहीं समझ में आ रही हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें टूट फूट, उनमें चट्टानों में टूट फूट होती है। अब ये आपको पृथ्वी की सतह दिख रही है, इस पृथ्वी की सतह पर ये चट्टान दिख रही है, और इस जो चट्टान में टूट फूट की क्रिया हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। यह अपर्दन से अलग होती है। अब यह अपर्दन से अलग कैसे होती है, क्योंकि अपर्दन की जो क्रिया होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते हुए जाती है, लेकिन जो अपक्षय की क्रिया होगी, अपक्षय की क्रिया एक ही स्थान पर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक ही जगह से दूसरी जगह का या स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। यानी इसमें जो छोटे छोटे कण इससे टूट रहे हैं, इसका एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा अपक्षय। और अपर्दन में क्या होता है, जो ये छोटे छोटे कण होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपर्दन कहेंगे। क्लियर हुई बात अपक्षय और अपर्दन की। अब बात
करते हैं अपर्दन की। देखिए, अपर्दन या निर्जन कहते हैं इसको, वह प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी ये क्या है, नेचुरल, ये सारी क्रिया जो होती हैं ये प्रकृति होती हैं, हम इसमें कुछ भी हमारा योगदान नहीं होता, जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप जो निकले हुए ढीले पदार्थ होता है वह जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होती हैं। यानी अपक्षय में क्या होता था, जो चट्टान थी उसके जो कण थे वो वहीं पे रहते थे, लेकिन अपर्दन में क्या होगा, ये चट्टान के छोटे छोटे कण किसके द्वारा, या तो जल के माध्यम या पवन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये अपर्दन कहलाएगा। क्लियर हुआ। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल तथा हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती हैं। अब जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है उसमें सहायता कौन कौन करता है इन कणों को ले जाने में, सबसे पहला हमारा वायु आता है, फिर जल, हिमनद, और हिमनद जो जब पिघलती है तो वह भी अपने साथ पत्थरों के छोटे छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और दूसरा सागरीय लहरें हमारी प्रमुख रूप से इसमें कार्य करती हैं। तो क्लियर हुआ अपर्दन क्या कहते हैं, अपर्दन किसको कहते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपर्दन की परिभाषा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वह प्रकृति प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले हुए जो पदार्थ होते हैं उनका जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, हम उसे ही अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ये हो गई छोटी सी आपकी डिफिनेशन। आपको अपर्दन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपर्दन के प्रक्रमों में जो सहायता करते हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु। वायु कैसे है, अगर आपके आसपास आपने अगर कोई बड़ा पत्थर देखा होगा और कुछ उसमें अपक्षय क्रिया होने के बाद क्या हुआ, तेज आंधी आई तो उसमें क्या होगा, आंधी के साथ ये छोटे छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आंधी क्या करेगी, पवन अपने साथ लेकर जाएगी। इसी प्रकार जल की बात करें तो जल कैसे लेके जाती है, जल की जब वर्षा द्वारा नदियों में पानी आता है तो वह नदियाँ क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जब गति करती हैं या गंतव्य होती हैं तो वह अपने साथ कुछ अवक्षेपों को भी लेकर आती हैं। तो ये अवक्षेप यही होते हैं जो चट्टानों के टूटने से निकलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमनद और सागरीय लहरें। सागरीय लहरें कैसे काम करेंगी, ये तट पर आकर जो तट तक आती हैं और वापस जाती हैं तो वह अपने साथ छोटे छोटे कणों को भी वापस लेके जाएंगी। तो ये उनका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। क्लियर हुआ अपर्दन। अब मृदा के अवयव के बारे में जानते हैं, यानी मृदा में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मृदा में अवयव की बात करें तो खनिज पदार्थ, जीवांश, सजीव जीवों सहित जल तथा वायु होता है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या होता है, जो हमारा पानी का जल का परसेंट रहेगा वो 25% है, जो हमारे हवा का परसेंट है वो भी 25% है, ऑर्गेनिक मैटर का जो परसेंट रहेगा वो 5%, और सबसे ज़्यादा जो मात्रा में उपस्थित होता है वह मिनरल मैटर उपस्थित होते हैं। ठीक है, मिनरल यानी खनिज को कहा जाता है। शुष्क पृष्ठ मृदा में खनिज पदार्थ का अंश सबसे अधिक होता है, लगभग 95 to 98%। अब जो मृदा की शुष्क पृष्ठ मृदा की बात करते हैं, मृदा दो प्रकार की होती है। एक आपको देखने में कभी कभी आपने देखा होगा तो एक आपको सूखी मृदा देखने को मिलेगी और एक आपको चिपचिपी या दलदली क्षेत्रों में गीली मृदा देखने को मिलेगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, शुष्क पृष्ठ मृदा की, यानी जिस मृदा का जो ऊपरी भाग होता है वह शुष्क होगा। ठीक है, उस मृदा में जो खनिज मात्रा पदार्थ की मात्रा होगी वो सबसे ज़्यादा होती है। कितने परसेंट, 95 to 98% होती है। ठीक है, अगर आयतन के हिसाब से बात करें तो आयतन के हिसाब से इसमें लगभग 45% होता है। तथा जैवांश की मात्रा की बात करें यानी सजीव जीवों सहित उसमें कितनी मात्रा प्रतिशत होगी, 2 से 5% ही होती है। अगर आयतन के साथ बात करें तो यह 5% होता है। तो ये थे मृदा के अवयव, कौन कौन से, खनिज पदार्थ हो गए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जीवांश हो गया, सजीव जीवों सहित हो गया, जल और वायु। तो ये थे आपके क्या मृदा के 4 अवयव। यहाँ पर आपके परसेंट को दिखाया गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर का ये पार्ट आपको कितना दिख रहा है, ये 5% है।
मिनरल्स यानी खनिज की बात करें तो खनिज वाला पार्ट हमारे ये इसमें आयतन के हिसाब से दिखाया गया है। आयतन के हिसाब से ये यहाँ पर कितना है 45% है। अगर हम आयतन, ये तो आयतन के हिसाब से, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसमें 95 से 98% क्या होगा, खनिज होगा। जल और वायु की बात करें तो उसका परसेंट होता है 25%, 25 दोनों का हो गया 50, ठीक है। तो हम मतलब कि हमारा अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो हमारे जो मेन कंपोनेंट में आते हैं वो एयर, वाटर और मिनरल ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं मृदा के निर्माण में वो 3 जल, पानी और हमारे मिनरल्स काम करते हैं। अब बात करते हैं मृदा की प्रमुख परतों के बारे में। मृदा की प्रमुख परतों के बारे में बात करें तो हमारी, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, मृदा की कितनी परतों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको ओ से डिनोट किया जाता है। उसके नीचे, ओ के नीचे जो परत होती है उसको ए से डिनोट किया जाता है। ए के नीचे जो परत होती है उसे बी से और सी से, और जो सबसे लास्ट की परत होती है उसको आर से डिनोट करते हैं। हिंदी में देखें तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। उसके बाद की ये जो परत है इसे ए कहेंगे, और बी संस्तर यानी अवर मृदा को क्या कहेंगे, बी संस्तर का लेयर, यानी जो बी नंबर की लेयर है। उसके बाद एस सी आएगी, और नीचे जो होता है वो शैल होते हैं, ठीक है, जिनको आधार शैल कहते हैं। तो बात करते हैं इनके लेयर्स की। संस्तर की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही मृदा की पहचान की जाती है। यानी जो इनके लेयर्स हैं, इन्हीं के जो फिजिकल और केमिकल के आधार पर ही हम इन मृदा को परिभाषित कर सकते हैं, यानी इनकी पहचान कर सकते हैं कौन सी मृदा कैसी होगी, उसमें कौन कौन से घटक होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। जैसे मृदा के सबसे ऊपरी जैविक परत को हम ओ से डिनोट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी जहाँ पर हमारे फसलें उगाई जाती है, इस परत को हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। इस जैविक संस्थानों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं के प्राप्त जैविक पदार्थों के संचयन से होता है। अब इस बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे होगा। इसका निर्माण कैसे होगा, पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जो जैविक पदार्थ होते हैं उसके संचयन से इस ऊपरी परत यानी ओ लेयर्स का निर्माण होता है। इसे क्या, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद ओ के नीचे ही बात करें तो ओ के नीचे ए लेयर आती है। ओ के नीचे कौन सी आती है, ये हो गया ओ, और ये सेकेंड लेयर हो गई आपकी ए। इसको कई उपभागों में विभाजित किया गया है। जो हमारी ए लेयर है इसको कई उपभागों में विभाजित किया गया है। इस परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस परत में क्या होता है, जो हमारी ओ लेयर है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, ह्यूमस होगा, ठीक है। उसे A1 लेयर कहते हैं। अब जिस लेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है हम उसे क्या कहते हैं, A1। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा ए लेयर है इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और जो सबसे ऊपर की लेयर होती है हम इसे क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। उसके नीचे, ओ के नीचे आएगा हमारा ए, और ए को हम कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। और A1 में हमारा कौन सा लेयर आता है जिसमें सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा होती है, जिसका रंग गाढ़ा होने के साथ साथ पोषक तत्वों की अधिकता के कारण कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक जो उपयोगी परत है वो कौन सी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, A1, B और C। तो आपको करेक्ट ऑप्शन A1 बताना है। अब बात करते हैं ए संस्कर के A2 भाग की। A2 भाग में क्या होता है, अपवहन की दर अधिक होने के कारण पोषक तत्वों का अभाव होता है। अब A2 के बाद क्या आता है हमारा, ये हो गया हमारा A, ये कई भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहले होता है हमारा A1, उसके बाद होता है हमारा A2। A1 में क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है। फिर A2 की बात करें तो A2 में क्या होता है, इसमें अपवहन की दर अधिक होने के कारण इसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। यानी हमारा जो A2 पार्ट रहेगा इसमें जो मिनरल्स हैं, जो भी खनिज हैं, वह उसका अभाव रहेगा, जिसके कारण A2 का रंग हल्का होता है।
अब A2 का रंग हल्का क्यों होगा? क्योंकि इसमें खनिजों का अभाव यानी इसमें जो पोषक तत्व हैं उनका अभाव मिलेगा। अतः इसे अपवहन क्षेत्र भी कहा जाता है। अब A2 का एक अलग नाम भी है। A2 को हम और क्या कह सकते हैं? अपवहन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। मृदा की सबसे निचली परत को हम C से डिनोट करते हैं। तो मृदा की सबसे निचली परत को हम क्या करते हैं? C से डिनोट करते हैं। जहां मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का आंशिक प्रभाव होने के कारण यह मृदा पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। अब यह मृदा काफ़ी नीचे होने के कारण, साथ ही नीचे सबसे नीचे कौन सी मृदा आएगी? आपकी शैल मृदा आएगी। ठीक है। तो ये शैल मृदा और ऊपर से जो होंगी, यानी आपने अभी तक देखा कि A1 में ह्यूमस की मात्रा थी, A2 में पोषक तत्वों का अभाव होने लगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पोषक तत्वों का अभाव होने के साथ ही मैंने क्या कहा, जो C होगा यह पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती। लेकिन कालांतर में जो C लेयर है वो B लेयर में परिवर्तित होती जा रही है। यानी अब समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये जो C लेयर है यह किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? यह हमारा जो B लेयर है इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस प्रकार अन्य संस्थाओं के निर्माण से ही मृदा की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम मृदा की मोटाई की बात करें कि मृदा की मोटाई की वृद्धि कैसे होती है, तो क्या, जैसे कि मैंने आपको लेयर बताया, अगर इस O लेयर में और अधिक पोषक तत्व यानी और भी जैविक क्रियाएं हुई तो यह लेयर क्या होगी? मोटी हो जाएगी। उसके बाद बात करें A में ह्यूमस वाली पार्ट जो होती है जिसमें A2, जिसे A2 कहा जाता है, A1 कहा जाता है। A1 की बात करें, अगर उसमें ह्यूमस की मात्रा और अधिक होगी तो इस लेयर की क्या होगी? मोटाई और अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार A2 में अगर पोषक तत्व आ जाएंगे तो क्या होगा? A2 की लेयर की मोटाई बढ़ जाएगी। तो मृदा की मोटाई कैसे बढ़ती है? इन लेयर्स में जब परिवर्तन होते हैं तो मृदा की मोटाई भी बढ़ जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बारे में चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करिए। सॉइल का जो अगला पार्ट है उसमें मिलते हैं एक धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।